तो चुनावी दंगल किसका होगा मंगल, आज इसी पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर है और दूसरी तरफ हरियाणा की सियासत है। हरियाणा का चौधरी कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं। एक तरफ सुबह के वक्त नॉनस्टॉप जब साफ तौर पर कांग्रेस एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी रुझानों में, लेकिन एकाएक बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पहला रुझान का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त गठबंधन जो है वो बहुमत की तरफ बढ़ चुका है। आपको यह भी बता दें कि इस वक्त हरियाणा की सियासत से भी जो दिलचस्प खबर आ रही है वो खबर यह आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस में इस वक्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है और जम्मू कश्मीर में तगड़ी फाइट है। जम्मू कश्मीर में भी तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी से बहुत आगे पहले कांग्रेस निकली थी, लेकिन अब एकाएक आप ये टैली देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको, जहां एक तरफ कांग्रेस 90 सीटों में 35 का आंकड़ा दिखा रही है, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर बढ़ चली है। जेजेपी 0-0, आम आदमी पार्टी 0 और अदर्स यानी कि निर्दलीय 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही हरियाणा है जहां पर कांग्रेस इस वक्त फाइट में अब पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। 35 सीटें, महज 35 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त दिखाई दे रही है और 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करें, रियासत की करें, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक तरफा बहुमत हासिल करते हुए 47 सीटों पर दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी 28 सीटों पर, पीडीपी महज 4 सीटों पर और निर्दलीय 11 पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी यह तस्वीर जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, हरियाणा में कांग्रेस जो उम्मीद लगा के बैठी थी, नतीजे उसके विपरीत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह महज रुझान है, लेकिन चुनावी दंगल में जनादेश क्या संदेश देगा, लगातार नॉनस्टॉप इंडिया वॉइस पर यह महाकवरेज जारी है और तमाम सहयोगी और तमाम मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो आपको बता दें आज इस चर्चा में जो हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उन मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाते हैं। आपको बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा अव्रेल मलिक बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। रतन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं। अशोक यादव जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और आंकड़े लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप हमारे साथ में आंकड़ों को भी देखते रहिए कैसे बदल रहे हैं। और यह सियासत भी बहुत हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को फिलहाल जोर का झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ 60 पार का नारा दे रही थी, अब कांग्रेस का आंकड़ा जो टैली में दिखाई दे रहा है वो 35 के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर दिखाई दे रही होगी आपको, 48 सीटों पर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अव्रेल और रतन तिवारी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी आपका भी। रतन जी 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 क्या हो गया देखते ही देखते? तिलक जी सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ, अपने मित्रों को नमस्ते करता हूँ जी। देखिए यह जो आंकड़ा है, इस आंकड़े पे नहीं जाना चाहिए। हमने बिहार का भी आंकड़ा देखा था और हमने पश्चिम बंगाल का और महाराष्ट्र का भी आंकड़ा देखा था कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में स्विंग मारते हुए बहुत ऊपर जाती है और अंत में 12 से 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी एकदम नीचे चली आती है। तो इस पे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो आकलन है, हम आकलन की एकदम सटीक जा रहे हैं और हम लगभग 50 से 55 सीट हम हरियाणा में जीतने जा रहे हैं। 35 हरियाणा में 35 हो गया मामला, कोई दिक्कत नहीं। 1000 वोट का अंतराल चल रहा है। काफी सीट ऐसी है जो हम करीब 200-300 वोट से भी पीछे। सर आप तो कह रहे थे कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तो 48 पर मामला आ गया। तिलक जी मैं तो आपके चैनल पे अभी भी कह रहा हूं कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत की अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और जम्मू में तो हमारी सरकार लगभग बन चुकी है। हाँ। इनका जो खेल, इनका जो षड्यंत्र था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। आपने देखा कि अभी 5 विधानसभा के सदस्य मनोनीत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम पीछे के दरवाजे से सरकार तक पहुंच जाए।
नहीं, वो ऐसा तो जब कुछ नहीं सत्ता होने के वाला। करीब पहुंच जाओगे तो फिर आंकड़े की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं रतन जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हरियाणा में तो नहीं। खेल हो गया। अवरेल जी, ये हरियाणा में क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें पूरी उम्मीद है हरियाणा में चमत्कार होकर रहेगा, यानी कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी। नहीं, निश्चित रूप से हरियाणा ने चमत्कार एक प्रकार से कर ही दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य हरियाणा की जनता ने किया है, फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, वो इसमें नजर आ रहा है। ये इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। रतन जी की एक खासियत है, खूबसूरती है, ये इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये परिणामों पर भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये आज भी एग्जिट पोल पर विश्वास करने को तैयार है। जो इनके पक्ष में होता है, XYZ चाहे वो कुछ भी हो, वो रेलिवेंट हो या ना रेलिवेंट हो, उस पर ये विश्वास आंख मूंद करके कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बन गई, लेकिन वहीं ये यहाँ नहीं कह पाए कि यहाँ हरियाणा में बीजेपी जी बन गई। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अभी बैठ के तय कर लिया सुबह 10:52 पर ही कि किसकी सरकार बन गई। हाँ। लेकिन ये हरियाणा में तय नहीं कर पाए कि किसकी सरकार बन गई, क्योंकि जो इनके हक में होता है इन्हें अच्छा लगता है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथ। नहीं, आपको लगता है कि अभी जो टैली बता रही है, सब जी। आंकड़ों को तस्दीक कर रही है कि भैया सरकार आपकी बन सकती है, तो ये स्थिर रहने वाला मामला? क्योंकि सुबह कुछ और, अब 1 घंटे के बाद कुछ और, रतन जी कह रहे हैं 1 घंटे के बाद कुछ और होने वाला है। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे के बाद कुछ और होने वाला है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। हरियाणा में अब कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा जम्मू में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में और मजबूत होने वाली है। और मैंने कई चैनलों पर इस बात को निरंतर, इंडिया वॉइस पर भी मैंने कहा था, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, हर एक हल्के का अगर आकलन कर लिया जाए। रतन जी, एक बात तो सच है ना कि अभी जो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है, जैसी उम्मीद हरियाणा में आपने की थी, ये बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और एक तरफ मनोहर लाल खट्टर, जो आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी तरफ सैनी की एंट्री, हुड्डा जी और शैलजा जी दोनों साथ में, राहुल गांधी हाथ में हाथ, लेकिन ये कमाल वो दिखाई नहीं दे रहा अब। जी आप देखिए ना, तीन मुख्य रूप से गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, कुमारी शैलजा जी का गुट है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, ये सबको मालूम है। साथ साथ रही भारतीय जनता पार्टी की बात, हमने क्राइम रेट को डिक्रीज करने का काम किया, अपराध मुक्त हरियाणा का निर्माण पार्टी संगठन की सरकार ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने यदि कुछ किया तो गरीबी मुक्त हरियाणा का निर्माण करने का भूतपूर्व कार्य किया, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा ने प्रकार से बनाने का हमने कार्य किया, किसानों के हित में हमने काम किया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने काम किया, क्राइम रेट को हमने जनता के हित में हमने कार्य किया, एजुकेशन सेक्टर में हमने लाने का काम किया, हेल्थ में भी हमने काम किया, और जनता ने वहां लगाने का एक हमने जनता ने जो फैसला किया है पर माथे पे लाना चाहिए। इतना बोल रहा था, हम तो नहीं, बीच में नहीं, हम तो हमसे सवाल पूछा गया था, इसके लिए मैं जवाब दे रहा था विरल जी कि हरियाणा में सवाल मेरे से पूछा गया था। ठीक है, तो आप ही जवाब दे दीजिए फिर। जी नहीं, ठीक है रतन जी, ठीक है, हरियाणा का ये सियासत के लिहाज से जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 43 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है, और कश्मीर में 47 सीटों पर जो वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर में जो रुझान है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू में आपको बता दें, जम्मू में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, पीडीपी का खाता नहीं खुला है, जबकि कश्मीर में नेशनल कांग्रेस जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है गठबंधन में आगे दिखाई दे रही है। कश्मीर में पीडीपी को 4 सीटें अब तक मिल चुकी हैं, लेकिन आंकड़ा बता रहा है कश्मीर में 47 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। और दूसरी तरफ अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, पीडीपी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस वक्त जम्मू में जो रुझान में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कश्मीर में नहीं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। अशोक जी, हरियाणा में उम्मीद थी कि इस बार किसानों का मुद्दा हावी होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एंड वक्त पर किसानों को लाभ पहुंचाने की जो योजनाएं शुरू की, उसका असर दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, किसानों के लिए जो सरकार ने किया, इस सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने किया,
वो तो किसी ने भी नहीं किया, उनको तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया, कीलें लगा दी गई। आज भी किसान वहां बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को कौन सा लाभ पहुंचाया बीजेपी ने, जरा बता दें भाई साहब आप। रही बात नतीजों की, हम लोग राजनीति तो करते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा, ये निश्चित है। नहीं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं ना अशोक जी। देखिए ये रुझान है साहब, हाँ। रुझानों पर नहीं जाइए, नतीजों पर आइए। जब तक नतीजे आएंगे तो किसानों की नाराजगी का अगर यही खामियाजा नतीजों बीजेपी में उठाएगी। तब्दील होता है तो इसका मतलब जो किसानों को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि बीजेपी विरोधी किसान, किसान विरोधी बीजेपी, तो फिर वो माहौल कहीं ना कहीं धराशायी नहीं हो जाएगा, आपको लगता है? क्योंकि हरियाणा और पंजाब ये वो बेल्ट है जहां पर किसान बहुल इलाके हैं और किसान बहुत हद तक तय करते हैं। और इस बार चुनाव भी यही था, जवान किसान पहलवान। जी बिल्कुल। तो ये आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। अगर इसका मतलब तो बीजेपी को वोट डाला किसानों ने। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, किसानों की अनदेखी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा और नतीजों के आने तक आप इंतजार कीजिए। नतीजे जब फाइनल आएंगे तो आपको सामने आ जाएगा। नहीं, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या बदलाव हो सकता है? इसमें साहब बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, पक्का, ये निश्चित है। अवरेल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, पक्का है जी। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कार्य करने वाली पार्टी है, इस बात को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। हमने किसानों के हित में काम किया, गरीबों के हित में काम किया, मजदूरों के हित में काम किया, अल्पसंख्यकों के हित में काम किया, महिला सुरक्षा के लिए हमने कार्य किया, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा का निर्माण करने का हमने एक प्रकार से कार्य किया। इस विषय को इन्हें देखना चाहिए। रोजगार युक्त हरियाणा का निर्माण करने के लिए हमने कार्य किया, गरीबी मुक्त हरियाणा का निर्माण करने के लिए हमने कार्य किया, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा का निर्माण करने के लिए हमने कार्य किया। तो इस संबंध में इन्हें सोचना होगा। नहीं, अशोक जी कह रहे हैं कि अभी ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। वो ये कह रहे हैं रुझान है, नतीजे नहीं है ये। जी नहीं, बिल्कुल रुझान है। बीजेपी 48 और कांग्रेस 35, ये रुझान है, वो कह रहे हैं। जी, लेकिन सुबह 8 बजे से इस प्रकार से आने प्रारंभ हो गए थे रुझान। अब सुबह 8 बजे से जब आ रहे थे, जब इनके पास नहीं, 8 से 9 तो रतन जी का मूड कुछ और था, 9 बजे के बाद मूड चेंज हो गया रतन जी का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, रतन जी का मूड परिवर्तित हो गया, कांग्रेस पार्टी का मूड परिवर्तित हो गया। और ये सुबह कह रहे थे यही फाइनल रिजल्ट है, जो इन्हें 7:15 बजे दिख रहा था उसे फाइनल मान रहे थे। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि ये रुझान है, अब थोड़ी देर बाद ये कुछ और बोलेंगे। तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये परिवर्तन संसार का नियम है। और हाँ। रतन जी भी जानते हैं कि जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार आएगी। आपको लगता है ये इस बार जो टैली है ये बदलेगी नहीं? नहीं, देखिए, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर खिलेगा। कमल खिलेगा, रतन जी ये कह रहे हैं, दिख रहा है कमल खिल रहा है। देखिए ये कमल खिलाने की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश की जनता को कितनी पीड़ा है, हरियाणा की बच्चियों को कितनी पीड़ा हुई। ये किसी पीड़ा से, किसी के दर्द से, किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन यह किस प्रकार सरकार तक पहुंच जाए और सरकार बनाने हुए उनकी जल्दबाजी रहती है। हम तो इनसे बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, आपके अनिल विज भी बहुत पीछे चल रहे हैं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार से। तो अविरल जी, अभी बोलना और मिठाई खाना बांटना जल्दबाजी है। अभी 10:59 हुए हैं, लगभग 11 बज रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य करिए, और ये सटीक जो नतीजे हैं 1 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे। 1 बजे आप वापिस आ जाइए चैनल पे, मैं भी आ जाऊंगा और उसमें 2-2 हाथ कर लेंगे। अगर आपकी नहीं, दोनों हाथ हो चुके हैं साहब, अब तो जनता ने तय करना है। यहाँ क्यों 2-2 हाथ करते हो रतन जी, ऐसा मत करो। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार, हम तो अभी भी अड़े हुए हैं कि 4 सीट लगभग हम जीतने नहीं, आपके अड़ने और अवरील जी के अड़ने से अब कुछ नहीं होगा। वो तो जो ईवीएम में कैद हुआ, फिर बाद में कहोगे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई। मैं अभी पहले तय कर लो ये ईवीएम में गड़बड़ है या नहीं है, बिल्कुल मामला सही है। ओके, कहीं ऐसा ना हो 2 बजे ईवीएम में गड़बड़ हो फिर बाद में फिर अवरील जी को कहोगे कि भैया 2 बजे ये ईवीएम में गड़बड़ थी। देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी कौन करता है, सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता है, और सरकार का बल लगाकर जबरन सरकार तक पहुंचने का प्रयास कौन करता है, वो देश की जनता ने देखा है। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, और ईवीएम की सुरक्षा भी जनता कर रही है। तो इसके लिए अब देख लीजिए, समय आ रहा है, 2 बजे तक कांग्रेस पार्टी का झंडा वहां पे लहराता दिखेगा और हमारी सरकार बनने जा रही है, और एक अच्छी सरकार बनेगी। हरियाणा में 10 मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, ये टॉप में बॉक्स चल रहा है, प्लीज इसको अगर हम हटा पाए प्लीज।
जी रतन जी, अपनी बात पूरी करिए। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे तक कहानी कुछ और होगी। बिल्कुल 2 बजे तक आप देखेंगे कांग्रेस के मुख्यालय पे कांग्रेस का झंडा जबरदस्त फहराएगा और हमारे नेता और बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री हमारा डिसाइड होगा। क्योंकि 10 वर्षों तक हरियाणा में जो तकलीफ झेली है हरियाणा के लोगों ने, अब वो तकलीफ का नहीं, अब उम्मीद कहां से दिखाई दे रही है? अशोक यादव जी, क्या लगता है आपको? साहब मैं ये सामने जो टैली आप देख रहे हैं, इस पे क्या दिखाई देता है आपको? क्या बदलाव हो सकता है? कांग्रेस अब जहां 35 सीटों पर कांग्रेस दिखाई दे रही है और 48 पर जो है बीजेपी दिखाई दे रही है। मैं तो बोल रहा हूं बिल्कुल। 10 से 11 सीट पीछे है तिलक जी। परिणाम जो है बदलते रहते हैं। एक मिनट अशोक जी को बोलने दीजिए, बोलना चाह रहे हूं, अशोक जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अशोक। देखिए, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई नतीजों के बाद ही सामने आएगी। ये रुझान है, रुझान में सिर्फ दिख रहा है। लेकिन रुझानों में तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे रही है जी। और भव्य बिश्नोई भी इस वक्त आगे चल रहे हैं और कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त आगे चल रहे हैं बीजेपी में नानौर सीट पर। तो शाम से बीजेपी की ऋतु आगे चल रही है इस वक्त। जो तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल इस वक्त आगे चल रही है। नवीन जिंदल बड़ा चेहरा लाडवा से। अब ये बड़ी खबर, नायाब सिंह सैनी इस वक्त आगे चल रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला, जो कि सुरजेवाला के बेटे हैं, वो आगे चल रहे हैं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला इस वक्त पीछे चल रहे हैं। उचाना कला दुष्यंत चौटाला का गढ़, परिवार का चौटाला परिवार का गढ़। पंचकुला से कांग्रेस के चंद्रमोहन इस वक्त आगे चल रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट इस वक्त पीछे चल रही है। विनेश फोगाट लगातार पीछे चल रही है। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज इस वक्त पीछे चल रहे हैं और गढ़ी सांपला से भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबरें इस वक्त हरियाणा की सियासत से सामने आ रही हैं। लेकिन रतन तिवारी, एक बात, ये तमाम आगे पीछे के आंकड़े ठीक हैं, लेकिन विनेश फोगाट इस वक्त पीछे चल रही है और सुबह से ही पीछे चल रही हैं। ये तो सारे के सारे जो आपके आकलन थे वो धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, विनेश फोगाट के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति लगाई हुई थी और उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर ताकत लगाया, सत्ता का जोर लगाया। डबल इंजन की सरकार वहां पे हावी थी। लेकिन जिस प्रकार विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ा है, विनेश फोगाट को हरा हुआ मान लिया। आप देखिए वहां पे वो भी चुनाव जीतेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे पिटारे खुलने बाकी हैं जहां पे उनको भरपूर वोट मिला है। अभी वो पिटारे खुल रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहे थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था। तो अभी इंतजार करिए, 1 घंटे में वहां पे भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। विनेश फोगाट को विधानसभा पहुंचना बहुत जरूरी है। जब वो विधानसभा में दहाड़ेंगी तो हरियाणा की आवाज उठाएंगी। हरियाणा की नब्ज को समझती है, खिलाड़ियों की नब्ज को समझती है, खिलाड़ियों की दर्द को समझती है। तो आप इंतजार करिए, वो भी जीतेंगी और हरियाणा में हमारी सरकार बनने जाएगी। देखिए रतन जी, एक बड़ा हास्यास्पद बयान अभी आपने दिया कि विनेश फोगाट जी का विधानसभा पहुंचना जरूरी है। अब जनता अगर वोट नहीं दे रही है, जनता अगर नहीं चुन रही है, तो क्या जबरदस्ती ले जाओगे? अरे आपने ताकत लगाई थी, आपने सत्ता का जोर लगाया था। वहां पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग डटे थे। योगी आदित्यनाथ को आप बुला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधानसभा पहुंचेंगी। दुनिया की कोई ताकत और कोई जंजीर, कोई हथकड़ी नहीं रोक पाएगी। तो जबरदस्ती ले जाओगे? जब जनता जिताएगी तो जबरदस्ती ले जाओगे? जनता से बड़े आप नहीं है, जनता से बड़े आप नहीं है, जनता जिताएगी। तो हरा रही है, जनता ने फैसला कर लिया है और आप इंतजार करिए ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, फैसला क्या किया है, मैं नतीजे आपको बता देता हूँ और वही आएंगे निश्चित रूप से। 80 पार होना तय है। 50 सीट अभी हम रुझानों में आगे चल रहे हैं। 50 पार अभी हो चुका है, 51 के लगभग अभी आ रही है बीजेपी। यानी आप ये कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा हो गया, कहां तक पहुंचोगे? क्या कह रहे हो आप अवरिल जी? 50 पार लगभग हो चुका है। 8 बजे शाम को 80 पार होगा। अच्छा, ईमानदारी से आपको उम्मीद थी कि ये 50 तक आंकड़ा पहुंचेगा? ईमानदारी से जी नहीं, निश्चित रूप से मैंने तो हर चैनल पर इस बात को कहा। आपके चैनल में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, कमल खिलेगा और जनता खिलाएगी, जनता की मेहनत से खिलेगा, इनके रोकने से नहीं रुकेगा। कमल निश्चित रूप से अच्छा, क्या फायदा आपको क्या लग रहा है कि खट्टर साहब को सीएम की कुर्सी से हटाने का फायदा हुआ? नहीं, देखिए ये संगठन में परिवर्तन होता है और परिवर्तन नहीं, परिवर्तन 9 साल 118 दिन के बाद नहीं होता ना।
परिवर्तन तो नहीं, पहले हो केंद्र सकता में था, महत्वपूर्ण लेकिन 9 साल 118 दिन के बाद ही परिवर्तन हुआ ना। देखिए, केंद्र में उन्हें महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया, केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय मंत्री के रूप में वो देश को सेवा दे रहे हैं, ये भी देखना आवश्यक व महत्वपूर्ण है। हाँ। ठीक, अशोक यादव जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आज शांत शांत बैठे हैं, वरना तो किसान आंदोलन के वक्त तो आप लोग हैं बिल्कुल ये जो है ये किसान विरोधी है, ये जो है इन्होंने कीले बिछा दी, ये जो है हमें आतंकी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। आज देखिए आंकड़े देखिए आपके सामने, तो कुछ और कह रहे हैं अशोक जी, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। 35-49 मामला है। आप भी रतन जी की तरह कुछ परेशान लग रहे हैं। फिर भी यही कहना चाहूंगा कि ये रुझान है, इनको चावला साहब आने दीजिए, नतीजे में परिवर्तित होने दीजिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। बस इतना ही कहेंगे आज? किसानों के साथ तो जो आपको बताइए, आतंकवादी भी कहा गया है, कीलें भी लगाई गई है। वोट किसने किया इनको? आने दीजिए, वहां भी हमारी सरकार बन रही है। नहीं, वोट फिर किसने किया अशोक जी? फिर आप कह रहे हो ईवीएम आपके सामने है, मतलब ईवीएम ने खेल कर दिया। तो यही ईवीएम तो रतन जी के राहुल गांधी को भी जितवा देती है। आ गया ईवीएम, आ गया, आप फिर से ईवीएम आ गया ईवीएम। 11 बज के 7 मिनट हुई है और इनका ईवीएम फिर हाँ। अभी रतन जी भी ईवीएम निकाल लाएंगे 2 घंटे बाद। 2 घंटे का समय रतन जी नहीं, अशोक जी तो कह रहे ईवीएम की वजह से हुआ मामला है। तो आपके सामने हर एक चुनाव में रहता है, हर बार हो रहा है ईवीएम से खेल। नहीं तो ये 240 फिर कैसे हो गए? ये तो 400 का नारा दे, फिर तो 400 पार कर देना चाहिए था इनको। नहीं अशोक जी, तो 400 पार कर देना चाहिए था जी। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये समझ खुद ही नहीं पा रहे हैं। मैं तो साहब यही कहना चाहूंगा। नहीं अशोक जी कुछ टेंशन में लग रहे हैं। एक मिनट। मैं टेंशन में नहीं हूँ। नहीं लग रहे हैं आप, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये रुझानों को नतीजों में परिवर्तित होने दीजिए। नहीं, मैं तो आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अगर रुझान नतीजों में परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ये रुझान है वही नतीजे रहते हैं, तो फिर इसका मतलब किसानों ने भी इनको वोट किया ना? सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, किसानों ने कभी भी राजनीति नहीं की है, ना अच्छा। बीजेपी के, ना ही उनको बीजेपी से दिक्कत है, ना उनको कांग्रेस से दिक्कत है। हाँ। सिर्फ भाजपा को किसानों से दिक्कत है। समस्या ये है, किसानों के प्रति नहीं सोचा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों के रास्ते में कीड़े लगाई गई, किसानों पर बौछारें की गई, किसानों पर गोलियां तक चलाई गई। किसानों की तरफ सोचा जाए। किसान राजनीति नहीं करता है। नहीं, किसान राजनीति नहीं करता, लेकिन किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल तो होता है ना? बिल्कुल हो रहा था, हुआ ना, हरियाणा में भी हुआ ना, सब जगह हुआ है, सब जगह हुआ है। खैर रतन जी कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? अशोक जी आज थोड़ा कह रहे भैया अभी थोड़ा टैली बदलेगी फिर बात करेंगे। देखिए तिलक जी, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, क्या लगता है आपको कि ये क्या फैक्टर नहीं चला? बताइए, इतना अच्छा मैनेज कर रहे थे राहुल गांधी, वो हुड्डा जी, शैलजा जी, सबको, सुरजेवाला जी को, सबको मैनेज कर रहे थे बढ़िया से, फिर भी नतीजों में नहीं तब्दील हो रहा अभी। देखिए वहां पे जाके जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने वहां पे जाके बटेंगे नहीं तो फटेंगे ऐसे जातिवादी और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का काम किया, वो फैक्टर वहां पे थोड़ा बहुत काम आया है। लेकिन मुझे पता है हरियाणा की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा रतन जी, हरियाणा वो बात बाकी सब ठीक है, वो लड्डू के ऑर्डर दिए थे कि नहीं? जी, लड्डू के ऑर्डर दिए थे कि नहीं? अरे बिल्कुल, लड्डू हमारे जनसंपर्क कार्यालय में, हमारे मुख्यालय में और हमारे कार्यकर्ताओं ने रखा हुआ है ना, वही कह रहा हूँ, अभी बांटिएगा। वो हमारी सरकार की बनने की बात है, वो रतन जी बांट के जरूर, कांग्रेस रतन जी आप लड्डू जरूर बांटिएगा, लेकिन हमारी सरकार बांटेंगे, सरकार हमारी बनेगी, लड्डू आप बांटेंगे, सरकार हमारी बनेगी। सरकार के ऊपर और ईवीएम के ऊपर इतना भरोसा है कि सरकार जरूर बनेगी। क्या बात है, क्या बात है। अभी तो आएगा, धैर्य करिए। इस बार जनता ने आपको 240 पे बैठा दिया है और हरियाणा जम्मू कश्मीर से भी विदा कर देगी, आप चिंता मत करिए। नहीं रतन जी, बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि कल एक हमारे साथ एक कार्यक्रम में आपके साथी बैठे हुए, तो उन्होंने बोला 50 तोला, वो जैसे होता ना 50 तोला टाइप का, बोले 50 किलो मैंने ऑर्डर कर दिया है लड्डू बढ़िया से, बोले कि लड्डू बन के तैयार है। लेकिन अब मामला कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका हम फोन मिला रहे हैं, वो नॉट रीचेबल हो गया है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे फोन मिलाइएगा और मुझे आप जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं रिपीट भी करूंगा 2 बजे की लगभग। हाँ, लेकिन ये जो हरियाणा में उलटफेर की खबर आई है, बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को जो क्रॉस किया है, वो आंकड़ा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी है। 48 बीजेपी का खाता दिखाई दे रहा है टैली में, यानी कि
अब ये क्रॉस हो गया आंकड़ा बहुमत से और जेपी नड्डा ने भी बैठक बुला ली है। हरियाणा को लेकर एक बैठक बुला ली है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और 36 सीटों पर कांग्रेस का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो अब तक के एग्जिट पोल आए थे उससे भी विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली है। पार्टी के संगठन के भीतर भी इस वक्त चहलकदमी शुरू हो चुकी है कि हरियाणा में अब करना क्या है। हरियाणा की स्थिति अभी फिलहाल जो रुझानों में दिखाई दे रही है वो 48 पर बीजेपी, 36 पर कांग्रेस, जबकि जो क्षेत्रीय दल है जेजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 6, यानी इसका मतलब यह दिखाई दे रहा है। रतन तिवारी एक बात समझना चाहेंगे, जो जेजेपी वाली जो सीटें थी वो भी बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब तो यह हुआ आंकड़ों के मुताबिक। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जश्न की तैयारी की तस्वीरें हैं बकायदा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये जश्न की तैयारी के जो लड्डू बनने की तस्वीरें हैं ये किसके घर की हैं, यानी कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से की जा चुकी है। अब कौन ये लड्डू जो है खाएगा ये एक बड़ा सवाल है। यह बाकी लड्डू, मिठाई विठाई सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए ये जलेबी की तस्वीरें। रतन जी, ये जो जेजेपी वाला मामला था वो भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का पूरी तरीके से जोर लगाया था। कई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उन्होंने खड़ी किए थे और उन्होंने हर प्रकार से भरपूर कोशिश की किस प्रकार सत्ता तक हम पहुंच जाए फिर, लेकिन जनता ने अपना वोट बंद पिटारे में डाल दिया है और जनता को सब पता है और कांग्रेस पार्टी को भी सब पता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो 48 का आंकड़ा ये दिखा रहे हैं ये इनको 35 के नीचे जाने में टाइम नहीं लगे। मलिक जी, ये तो कांग्रेसी मिठाई बांट रहे हैं जी। देखिए वल्लभगढ़ सीट पर ये चौथे नंबर पर है, अटेली सीट पर ये तीसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर ही गुरुग्राम सीट पर है। वल्लभगढ़ में हमारे राठौड़ जी वहां पे प्रत्याशी टिकट मांग रही थी, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमने उन्हें टिकट न दिया और शर्मा जी को हमने टिकट दिया और निर्दलीय हमारी कांग्रेस के ही नेता है वो जो नंबर 2 पे बनी हुई है। नहीं, अटेली सीट पर भी तीसरे नंबर पर है, गुरुग्राम सीट पे भी तीसरे नंबर पर है, गुरुग्राम में तीसरे पर। आपके जो मंत्री है अनिल बीज का भी तो बता दीजिए वो किस नंबर पे है। नहीं देखिए, हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। हमारा और बड़े बड़े मंत्री चुनाव आ रहे हैं, नहीं 80 पार हम जा रहे हैं, 80 पार जा रहे हैं, 80 पार हो रहा है, 50 पार हो चुका है, 80 पार हो रहा है। नहीं देखिए 50 पार हो चुका है, 80 पार होना तय है। आज 8 तारीख है, शाम को 8 बजे 80 पार आपको दिखेगा टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बात को रतन जी आप जान लीजिए। अच्छा 80 पार हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता कह रही है। सोनीपत से कई लोगों ने मेरे से संपर्क किया, उन्होंने कहा हाँ जी तो 80 पार हो जाएगा ये कह रहे हैं। लेकिन रतन तिवारी जी, ये कहीं ना कहीं जोर का झटका है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका नाम जान सकता हूं सर? परविंदर यादव जी, बिल्कुल। किसान, आज किसान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हरियाणा में किसानों के बिना सियासत अधूरी है। जय जवान जय किसान है परमिंदर जी। लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा जो दिखाई दे रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक यादव जी कह रहे हैं आप भी कूल, मामला कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो कह रहे हैं अशोक जी अभी थोड़ी देर रुक के वेट करो। आपका क्या आकलन है? देखिए आलंकन तो सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि अब वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, अन्य जितने भी पूरे वर्ल्ड में देश हैं, सबने ईवीएम का बहिष्कार किया है और हमारा देश एक्सेप्ट कर रहा है। हमारा देश हर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है जो बाहर की कंट्री उसे बेकार बता रही है, जैसे कबाड़ा बकोड़ा बता रही है, और हमारा देश, हमारे देश में बैठे नेता उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, यही ईवीएम तो जम्मू में कुछ और दिखा रही है, आप देख रहे होंगे। नहीं, जम्मू में भी दिखा रही है, जम्मू में भी दिखा रही है ईवीएम कुछ और, लेकिन दिखा रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना। लेकिन उसके साथ साथ में चीजें ये भी हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देखा, हमने अन्य जगहों का चुनाव भी देखा और हमने उलट पलट होते हुए देखा, डब्बों को बदलते हुए देखा। नहीं यादव जी, लेकिन यूपी में तो कहानी कुछ और थी। यूपी में तो सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर बाजी मारी लोकसभा। यूपी में फिर वहां ईवीएम कुछ खेल नहीं किया। नहीं, यूपी में
अदल बदल भले हुआ है, लेकिन डब्बों की अदल बदल जो हुई है, ये डब्बों की अदल बदल दिखाई दे रही है। नहीं तो अच्छा, इस आपने देखा जो जन संग्राम जो हुआ है हरियाणा का, उसमें बहुत बड़े अहम रोल था, और हरियाणा का किसान इतना दुखी, इतना त्रस्त है, इतना परेशान है। तो फिर ये किसने वोट डाला फिर यादव जी? ये वोट जो डाला है, ये वोट अदला बदली वाली वोट है, ये अदला बदले वाली पेटियां हैं। ये अगर ये अदला बदली वाली पेटियां ना होती तो ये इतना विपरीत नजर नहीं आता। देखो, अगर किसानों ने वोट और अभी तो रुझान है, आंकड़ा तो होता नहीं। अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, अभी तो रुझान है। रुझान तो आपसे पहले भी जो है कुछ और दिखाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश के, जो आपसे पहले देख रहे थे, लेकिन आज रुझान कुछ और दिखाई दे रहे हैं। शाम अभी तो शाम दूर है, अभी शाम होने दीजिए, जब शाम हो जाएगी, जब सही आंकड़े आपके सामने नजर आएंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मामला कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन किसान तो आप लोगों के खिलाफ ही थे। अविल जी स्पष्ट आवाज आ रही है। यादव जी कह रहे हैं कि ये किसान तो आपके विरुद्ध ही थे। जी देखिए, जहां तक इनके कहने का विषय है, इनके कहने से कुछ नहीं होता, हरियाणा की जनता के चाहने से सब कुछ होता है। आपके कहने से होता है। 15 लाख रुपए आपने सभी को दिए हैं, आपके कहने से होता है। आप दे रहे 15 लाख रुपए, और आप दे रहे सारी चीजें, आप यूरिया दे रहे हैं, आप डाई दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, आप सारी चीजें दे रहे हैं। आपके कह देने से हो जाएगा? जनता ने आपको किसने दे दिए? आपको ताकत किसने दे दी? आप किस पर पे कह रहे हैं? जान लीजिए, आपको किसने ताकत दे दी? चिल्लाते रहिए, ईवीएम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। ईवीएम चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा है। जनसंग्राम और किसान बता रहे हैं, गरीबों के लिए किसान बता रहे हैं, करो मत, परेशान मत हो। 15 लाख रुपए भी सबके खाते में आ गए, यूरिया डाई खाद वो भी सबके हाथों में आ गया और सबको मिल गया है। तरीके से हमने किसानों के हक में काम किया। किसानों के हक में क्या काम कर रहे हैं आप? कौन सा काम कर रहे हैं किसानों का अधिकार में? फसल बीमा भाई मेरी बात सुनो, हमें सिंचाई के लिए फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक चीज का आजादी चाहिए। हमें एक चीज का आजादी ये चाहिए कि हम खुद अपना बीज मंडी में देने से पहले हम खुद उसका मूल्य निर्धारण करें। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू क्यों नहीं करते हैं आप? स्वामीनाथन आयोग पर चर्चा उसे लागू क्यों नहीं करते हैं? आखिरकार इतने दिन धरना चला गाजीपुर बॉर्डर पे, आपने देखा ना, चीजें वापसी लेनी पड़ी ना, आखिरकार क्यों लेनी पड़ी? और अब जो किसान है, आप परेशान है, मंडियों की अगर हालत हम देखें, अगर आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, अगर आपने किसानों को लेकर होता तो मंडी 2 अक्टूबर को सफाई अभियान जो है हमारे मोदी जी ने चलाया, प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी को सफाई अभियान चला रहे। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, 2 अक्टूबर तो अभी भी गया था, क्या आपने एक भी मंडी के अंदर जाके देखा कि किसमें कितनी साफ सफाई है, किसमें कितना पानी मिला है, यूरिया डाई खाद मिल रहा है नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ सही मूल्य मिल रहा है नहीं मिल रहा? यादव देखा आपने? यादव एक मैं आपकी बात करने से कुछ नहीं होता। एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट अरविंद जी, मलिक साहब, एक मुझे एक बात बताइए यादव जी, आप ही की बात में मान लूं तो फिर ये वोट किसने किया इनको? ये किसानों ने तो किया होगा, जवानों ने तो किया होगा, युवाओं ने तो किया होगा, तो ये वोट किया किसने फिर? ये जो वोट किया है, ये वोट टक 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 जो वोट ये डल रहा है ना, जितना भी वोट डल रहा है, हाँ। वहां पे स्क्रीन में होता कुछ है, वोट कहीं और जा रहा है। आज जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको हैक किया जा सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आज हमारे फोन पे हैक किया जाता है, हमारे अकाउंटों से पैसे निकल जाते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि ये हैक नहीं हो सकता? पेट्रोल पंप पर मशीन हैक हो जा रही है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा प्रॉपर पूरा, तो ये ईवीएम क्यों नहीं है हो सकती? अरे ये बेकार की बात है, ये बेकार की बात है, ये बेकार की बात हमसे ना कीजिए। हमें पता है, हमने जन संघर्ष हमने किया है, हमने आंदोलन किया है। तुम तो अपने घरों में एसी में बैठे रहते हो ना, तुमने किसान के घर में पैदा हुए होते तो तुम्हें पता होता। मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब तुम किसान के इतने बड़े हितैषी हो, बताना जरा कि इस बार चावल क्या रेट तुमने लोगों ने लिया मंडी में? क्या बताइए, अरे क्या रेट है ये बताइए ना, क्या क्या है तुमने? मलिक तुमने क्या किया है बताओ मेरे किसानों के लिए? इस बार क्या रेट निकला है? क्या रेट खरीद रही है सरकार? जिला बागपत से आता हूँ। अरे बागपत वाले भैया, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात बताते हैं। मैं भैया मेरी बात सुनो, बागपत वाले ज्यादा पूछ रहा, मैं बहस ना कर रहा हूँ। अरे रुक तो जा भैया, रुक जा, थम जा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज चेंज करिए पहले। अरे भैया लैंग्वेज जैसे बोलेंगे, हम कुछ और कह रहे हैं। अरे भैया मलिक साहब, हम कह रहे कि या इस बार जो सरकार ने कै रुपया में लिया, यूरिया डाई खाद कै रुपया दिया हमें, और कै रुपया में हमसू जो है ये अब चावल ले रहे हैं।
धान हम क्या ले रहे भैया, क्या रेट बता दे तने, अगर तू किसान इनको तो बढ़ते से तो बता दो सही, बता मुंह बता दे भैया। किसान नहीं सुने हमने, किसान सुने, किसान नहीं सुना चाहिए। अरे भैया मैं किसान के बारे में बात कर रहा हूँ, किसानों के बारे में बात कर रहा हूँ भैया। किसानों के इस बार आपने धान क्या रेट खरीदा है बताइए मुझे तने भैया। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ बता रहे भैया। जिस प्रकार से आप किसानों की बात कर रहे हैं, हाँ तो किसानों का कर्ज माफी का काम किस प्रकार से माने? कर्ज माफी कितने कर्ज माफी करते हो? 1-2 रुपए के 10 रुपए के चेक दे करके। अरे भैया मेरी बात सुन, हमें एहसान मत ना करें। अरे भैया हमें एहसान ना चाहिए का, हमें अभी निर्धारण करने का सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं किसान संगठन से भी आता हूँ। हाँ कौन सा किसान संगठन है भैया? नहीं, किसान संगठन बीजेपी वाले कोई किसान संगठन ना, ये बेकार की बात, लुभावनी बात मत ना करें, लच्छेदार बात भैया, जो बात जैसे वह बात वैसे कर। नहीं देखिए, ना गलत बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कतई गलत बात कर रहा हूँ, हम ना जानते हैं बात कौन सा संगठन है, हम भी तो देख लें कौन सा संगठन, किस नाम से संगठन हो। अरे भैया मुझे वहाँ संगठन नाम बता दे, मैं वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लूंगा। सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के मेरे टच में है, सबसे दुआ सलाम राम राम सबसे हमारी। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बताओ भैया, आपसे निवेदन है, ये फिल्म इंडस्ट्री में कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए। अरे भैया कपिल शर्मा के शो में ना जा रहे हम तो मलिक साहब मलिक जी एक मिनट रुके, लेकिन जो आंकड़ा है मैं आंकड़ों पर ही अभी रहना चाहूंगा। किसानों का मुद्दा तो यादव जी आप लोगों ने उठाया ना, हरियाणा चुनाव में भी उठाया। हाँ हरियाणा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में भी उठाया, उत्तर प्रदेश में नतीजा कुछ और आया, तब आपने कहा कि नहीं ईवीएम ओके है। अब यहाँ अब आप कह रहे हो कि ईवीएम में दिक्कत है। देखो जी ऐसा है, मैं आपको बताऊं भाई साहब तिलक जी, ईवीएम चावला साहब पहले भी गड़बड़ी, और मैं आपको बताऊं कि जितने आंकड़े हमारे थे या जितनी हमने जो है हमारे कुछ बयान आ रहे, प्लीज प्ले करिएगा, कुछ बयान आ रहे, प्लीज प्ले करिए। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाते नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहां से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियां निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है, अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। तो ये अनिल विज साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट इस वक्त पीछे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सियासत के गलियारों से आ रही है और इस वक्त अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के नेता भी ये दावा कर रहे हैं। रतन तिवारी जी, ये विनेश फोगाट का मामला तो कुछ गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइए। इतना माहौल बनाने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी मामला धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। रतन तिवारी जी देखिए तिलक जी, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही थी, लगभग 30-35 सालों से लगातार बीजेपी वहां से जीतती आई, लेकिन हमने वहां पे उन्हें उतारा था जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। वो खिलाड़ी को भगा दिया आपने, अच्छी सीट अभी आप मुझे बोल रहे थे कि अब मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए। अरे भैया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो अपनी राज्यसभा की सीट भी उन्हें ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं वहां से चुनाव लड़ना चाहती हूँ जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो चुनाव जीतेंगे और सरकार हम बनाएंगे। अब बेशक आप 50 सीट पे चले जाइए, 48 सीट पे चले जाइए, लेकिन 2 बजे के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस के लिए झटका है कि नहीं रतन तिवारी? कांग्रेस के लिए झटका है कि नहीं? अभी कांग्रेस के लिए कोई झटका नहीं है। नहीं है, ये शाम दूर है, टैली स्थिर हो गई है यादव जी। टैली जो आप देख रहे हैं कुछ भी हो करो, उत्तर प्रदेश वाले चुनाव में भी नु कह रहे हैं कि हम इतने के पार हो जाएंगे, हुए ना पार। ठीक, ये कुछ और बड़ी खबरें आ रही है सियासत के गलियारों से। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर रुझान आ गया और रुझान में इस वक्त कई सीटों पर बीजेपी जम्मू में आगे चल रही है। जम्मू में आपको बता दें आगे चल रही है, जबकि नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उमर अब्दुल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं और सजाद गलील वो लोन साहब भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। रविंद्र रैना पीछे चल रहे हैं बीजेपी से, नौशेरा से। आपके सबसे बड़े चेहरे मलिक साहब पीछे चल रहे हैं, राणा साहब भी पीछे चल रहे हैं इस वक्त। देखिए, जहां तक विषय है रविंद्र रैना साहब का जीतना तय है, निश्चित है, क्योंकि वहां की जनता उन्हें बेहद प्यार करती है, बेहद प्रेम करती है।
जनता के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में से एक है रविंद्र रैना साहब। साथ साथ रतन तिवारी जी अभी बोल रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी। इनकी सरकार दोनों में से किसी राज्य में नहीं बनेगी, इस बात को क्लियर कट जान ले। लेकिन हाँ, कि अगर मिठाई बांटना चाहते हैं तो बिल्कुल बांटे, बिल्कुल मिठाई बांटिए, आपने खेला कर दिया है क्या? मिठाई इतना भरोसा? वो हमारी सरकार बनने पर आप मिठाई बांटेंगे, हमारी सरकार बनने पर आप मिठाई बांटेंगे, इस बात पर। हमारी सरकार आने पर 15-15 लाख रुपए मिल गए सब है। अरे 15 लाख कहां से आ गया हैं? किसने कही 15 लाख आने को? यह बात को जवाब देते भैया वो है भैया मलिक हैं? नहीं देखिए, अब इसकी ये भैया किसान संगठन नाम नहीं बताया गया अभी। हाँ बता रहा हूँ भैया किसान संगठन नाम नहीं बता दे वो। अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। हाँ भैया, ये राकेश टिकैत जी वाली भाषा नहीं है। अरे भैया राकेश टिकैत जी किसानों के बड़े नेता, अब हम क्या बात होगी? राकेश टिकैत काय को लपेट रहा भैया गेल? मैं कह रहा हूँ ना भैया परविंदर यादव से बात कर, राकेश टिकैत की बात कहां से आ गई? हमारी भाषा सुनिए, मैं बागपत से ही आता हूँ। तो क्या होगा? वाली मुजफ्फरनगर वाली भाषा बोल लोगे तो चलेगा। आप तो बोलते भैया, मेरी बात सुन, यहाँ में कुछ हमारे को गूलर थोड़ी फूट रहे हैं। बोलते जो बोलना हम सुनेंगे, सब हम सुनने को तो आए हैं और अपने कहने को आए हैं और अपना हक अधिकार लेने को भी आए हैं। और जब हमारी बात वहां तक पहुंचेगी नेता तक भाजपा के, तो वे भी तो समझेंगे भाई वाकई में किसान दुखी परेशान है और तुम जीतते जाओ, कोई बात ना, लेकिन किसानन को कहा कर रहे हो बता दो हमें। ये बात समझ में नहीं आई यादव जी। एक बात नहीं समझ में आई, आप पश्चिम बंगाल गए, वहां भी नतीजे जो हैं वैसे आ नहीं पाए जैसे आपने उम्मीद की थी। ठीक, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब दूसरी तरफ आपने कहा था कि हरियाणा में हम, और खासतौर पर यूपी में इनकी सरकार बन गई दोबारा से। फिर उसके बाद हरियाणा में आपने कहा था कि नहीं, इस बार जो है आप देखिएगा चमत्कार होने वाला है हरियाणा में भी। और जबकि शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अभी भी किसान, शंभू बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं, और खट्टर साहब ये कह रहे थे खुलकर कि ये किसान नहीं है। अब ये जनादेश के पैमाने क्या होंगे अगर यही नतीजे रहते, जैसे कि आप कह रहे हो कि नहीं ये बदलेंगे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि टैली बिल्कुल स्टिल है। यानी कि जो टैली अब तक चली आ रही थी, इधर उधर आंकड़ा हो रहा था, वो अब स्थिर हो चुकी है। 48 बीजेपी और 36 कांग्रेस दिखाई दे रही है। यादव जी, मलिक साहब कौन बैठे हैं वहां? वो किसान है कोई और है? वे वोट भी गिर के आए होंगे, ना गिरने गए? एक बार उनसे हाल चाल तो पूछ लो कम से कम, हो सके तुम 1 लाख वोट करा देते का काम कर रहे तो किसान जो नहीं सोचता। अरे भैया किसान नहीं सोचता मलिक साहब कि भाई कोई हमारे बीच में हमारा हमदर्द आया है, हमारे सुख दुख की पूछने को आया। एक बार पूछ तो लेते किसान से कम। किसान किसी पार्टी के ना है, किसान किसान पूछ रहे हैं, किसान तो सबका है। और जब रोटी खाओ तो हमें याद कर ले लो। सुनिए, मैं इटली से नहीं आया, मैं इटली से नहीं आया, मैं जापान से नहीं आया, मैं बागपत से ही आता हूँ। तो बागपत भैया 50 बार बागपत कहती, मैं कह रहा हूँ बागपत उसमें आ रहा। हम भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को बागपत भी हमारा ही है भैया। बागपत भी हमारे ही, हम कह रहे हैं बागपत से आ रहा। रुके ना भाग्य मत, इतनी रेल मत बनाइए। सांसद कौन बने? जीती क्या नहीं जीती? राजकुमार सांगवान सांसद बने क्या नहीं बने? अरे हम कह रहे हैं तुम सारे देश से जीत लो। बना बागपत की जनता ने, बताइए। अरे भैया मेरे को तुम सारे देश जीत लो, कौन मने कर रहा? मैं तो तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, किसानों को कहा कर रहे हो? हमारा किसानों को कौन सा काम कर रहे हो? मैं यह बात पूछ रहा हूँ और मैं कुछ ना पूछ रहा हूँ। कौन सा काम कर रहे हो? बता रहे हैं कि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हम जीत रहे हैं। जनता को बता रहे हैं कौन सी जनता काम कर रहे हो भैया? यादव जी, मैंने आपसे पूछा अगर ये बहुमत आंकड़े ये बहुमत में ही तब्दील होते हैं, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, फिर इसका क्या मतलब होगा? मैंने आपसे ये पूछा था यादव। देखिए जी, आपने जो पूछा है उसका जवाब यही है कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, ईवीएम में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जो विपक्ष के हैं, वो भी इन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम तो भोले भाले किसान हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें किसान वर्तमान सरकार क्या दे रही है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अगर नहीं, एक बात बताइए, आप जो है परेशान है, इन्होंने जो है आपको एमएसपी नहीं दी, इन्होंने आपको जो है दिल्ली बॉर्डर पर रोका, तो फिर ये जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, फिर ये वोट किसने किया? फिर वोट ये वही किसानों ने किया होगा ना। देखो जी, किसानों ने अगर वोट करा होता ना जी, हमको इनके दुश्मन ना ये हमारे दुश्मन। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तुम दिल्ली में मत बुलाओ, तुम्हें हमसे तो ब्लॉक पे तहसील पे ही बात कर लो, मत बुलाओ। लेकिन जो वोट कर रहे हैं ना, वोट भी हमारे लोग और हम ही लोग कर रहे हैं। हम बीजेपी को बुरा ना मानने, ना बीजेपी को दुश्मन मानने, लेकिन बीजेपी
नू कह रहे कि हम किसान के हितैषी हैं, ना हम कांग्रेस को बुरा मानने, हम किसी को बुरा ना मानने, ना हमारी कोई दुश्मन। हमारा दुश्मन, हमारा कोई दुख दर्द अगर बांट सके तो वर्तमान सरकार में बैठे हुए नेता ही बांट सके, लेकिन वो हमसे बात तो करें। बात करने से खतरा है, जब भी उनसे बात करने जाते हैं अपने हक अधिकार की बात करें तो वो इंगे की बात करें। वोट तो हमें लोग डाल रहे हैं, लेकिन जो बैठे चेयर पे जो बैठा हुआ अधिकारी है ना, जब वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, ये आंकड़े वही तस्दीक कर रहे हैं। मैं यादव जी आपसे वही तो जानना चाह रहा हूं, वही बता रहा हूं। अगर किसान बहुल इलाके कई ऐसी सीटें हरियाणा में जहां किसान तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इस हिसाब से तो इसका मतलब ये हुआ कि किसानों ने बीजेपी को वोट किया। और अग्निवीर जो किसान का बेटा जवान है और अग्निवीर योजना से अगर परेशान है, तो फिर किसानों के बेटे यानी कि जवानों ने भी वोट किया बीजेपी को। इसका मतलब तो ये हुआ, आंकड़े यही बता रहे हैं। अग्निवीर की अगर आप बात कर रहे हैं तो चावला साहब मैं ये कह देना चाहता हूं, अग्निवीर से पूरा देश का किसान पीड़ित और परेशान है, लेकिन रोजगार ना होने के कारण युवा दर दर भटक रहा है। तो युवा ये सोच रहा है चलो कुछ ना तो से चल यू ही सही, भक्ते भूत का लंगोटा ही सही। तो अग्निवीर को आज की डेट में जो हमारे देश को युवा देख रहा है, वो भक्ते भूत का लंगोटा देख रहा कि भाई चल कोई बात नहीं, जितने दिन को भी हमें नौकरी मिल रही है, देश की सेवा करने को मिल रही है, अरे भैया हम देश की सेवा करेंगे। ये नेशनल टेलीविजन में मत करो, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले को गलत तरीके आंकड़ा 50 पहुंच गया, 50 पहुंच गया आंकड़ा, रुझानों में 50 पहुंच गया आंकड़ा, बीजेपी का 50 पहुंच गया। एक मिनट यादव जी, एक मिनट। ये जो आंकड़ा है रुझानों में 50 दिखाई दे रहा है हरियाणा में बीजेपी का, और कांग्रेस का 34 दिखाई दे रहा है आंकड़ा, यानी कि जो बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा मिलता हुआ यहां रुझानों में दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि भाई 50 के आसपास जो है हम बैठेंगे और बीजेपी जो है वो 30 से नीचे जाएगी, लेकिन आंकड़ा यहां पर उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रतन तिवारी जी, अब भी उम्मीद है? ये तो आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। देखिए तिलक जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आ रहे थे उस समय भी आपने देखा था, और बिहार में 2015 का चुनाव था, यही मनोज तिवारी ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी और ये भी बता दिया था कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन 2015 में जो विधानसभा महागठबंधन लड़ा और क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया। उसी प्रकार यह नतीजे भारतीय जनता पार्टी आगे दिख जाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए, लगभग 12 से 1 बजे के बाद ये रिवर्स पीछे आएंगे और इतने पीछे आ जाएंगे कि अब विपक्ष में एकदम कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में हमने मजबूत चुनाव लड़ा है, बहुमत के साथ सरकार बन रही है। पूरे देश की निगाहें थी और हरियाणा की जनता ने अपना फैसला कर दिया है। ये अभी उछल कूद ले, उसके बाद फैसला कर लिया है, किसानों ने जिता का फैसला कर लिया है। किसान हमारे हमको पिछली बार 32 सीट पे थे, पिछली बार हम 32 सीट पे थे, जनता ने हमें भरपूर दिया है, अभी भी हम आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं। युवाओं ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, बहन बेटियों ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, के साथ हमारी सरकार बनानी है। किसानों को उग्रवादी कहा, किसानों को गालियां देने का काम किया, और आपके गलत नतीजे, गलत 850 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आप क्या किसानों की बात करते हैं? एमएसपी पे आप बोलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, महिलाओं पे आप बोलना नहीं चाहते, महंगाई पे आप बोलना नहीं चाहते, आप कैसी बातें करते हैं? किसान चुप ना बैठे, मेरी बात सुनो मलिक साहब, किसान चुप ना बैठे, किसान तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बदल बीमा योजना हमने चलाई। हाँ, अच्छा, और एक मिनट। हरियाणा में सरकार एक बार फिर से बनाने का दावा बीजेपी पेश कर सकती है, और ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है हरियाणा की सियासत से, जहां पर आंकड़ा 48 पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस 36 पर दिखाई दे रही है रुझानों में, और जेजेपी आम आदमी पार्टी दोनों का खाता भी नहीं खुल रहा है। और दूसरी तरफ निर्दलीय का आंकड़ा पहुंच रहा है लगभग 6 के आसपास, यानी कि बीजेपी जो दावा कर रही है उसके मुताबिक बीजेपी अभी फिलहाल हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ खुद अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यह महज रुझान है, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। अगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करें, जम्मू कश्मीर की करें, तो वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 52 सीटों पर इस वक्त रुझानों में इस वक्त आगे चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। इसके साथ साथ बीजेपी 26 सीटों पर, पीडीपी 4 और निर्दलीय 8 पर इस वक्त आगे चल रही है। लेकिन एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं,
आप जिन्हें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस के सबसे धुरंधर चेहरों में से एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक हूं। रावत जी, हरियाणा से शुरुआत करता हूं मैं आपके साथ। आंकड़े बता रहे हैं कि जो आपने उम्मीद की थी उसके विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी 48, कांग्रेस 36। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विपरीत नहीं होगी, हम 60 से ऊपर जाएंगे। आप देखिए तो सही, आप 90 10वें राउंड तक गिनती को आने दीजिए, 10वें 11वें राउंड तक, और आपको बिल्कुल बाजी फिर पलटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग हरियाणा अजीज आ गया था, और जिन मुद्दों पर हरियाणा ने वोट दिया है, हरियाणा के लोगों ने हमारे सकारात्मक एजेंडे को वोट दिया है, और भाजपा के नकारात्मक कामों को और नकारात्मक एजेंडे को नकारने का काम किया है। क्या तो वो देखिए, जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों का सम्मान हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे अग्निवीरों के भविष्य का सवाल हो, चाहे और हरियाणा के चतुर्दिक विकास का सवाल हो, वहां की सड़कें, वहां के और दूसरे मामले, सब चीख चीख करके कह रहे हैं कि कांग्रेस लानी है, कांग्रेस लानी है, कांग्रेस लानी है। तो हाँ, जितना सकारात्मक वोट इस समय रुझान कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में था, मैं मान ही नहीं सकता जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि 10वें 11वें राउंड तक स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और कांग्रेस 60 का आंकड़ा पार करे। रावत जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आपको चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों का बहुत लंबा तजुर्बा है, आपका अनुभव इस बात की तस्दीक भी करता है, लेकिन जो स्थितियां हरियाणा के भीतर बनी हुई थी, जिस तरह से राहुल गांधी खुद उन स्थितियों को मैनेज कर रहे थे, एक तरफ कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला, उसके बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया और एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कि आप बहुत आसानी से सरकार बना रहे हैं, लेकिन यहां जिस तरह से बीजेपी ने कम किया, आपको क्या लगता है? हमारी लीडरशिप ने सब चीजें मैनेज भी की, और जो हमारे स्थानीय नेतागण हैं उन लोगों ने एक बड़ी सोच भी दिखाई, एक समझदारी दिखाई है, और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी के लिए पार्टी को जिताएंगे, और जो लीडरशिप का फैसला होगा चीफ मिनिस्टर में, उस फैसले को हम मानेंगे। हाँ, तो सब कुछ अगर कांग्रेस के पक्ष में था और बीजेपी के खिलाफ, फिर ये रुझान क्यों ऐसे आ रहे हैं? नहीं, भाजपा में जिस तरीके की सरफुटोवल थी और आखिर तक बनी रही, तो उसके बाद तो इन नतीजों का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और मैं ये बात को देखे पूरे उसके आधार पर कह रहा हूं कि, और मैं समझता हूं सारे चुनाव विश्लेषक नहीं, जो धरातली तरीके से भी चीजों को देखते हैं और देश के लोकतंत्र के शुभचिंतक हैं, वो इस आंकड़े को नहीं मान सकते जो इस समय दिखाया जा रहा है। और जनता यदि ये है तो इसको ये पलटेगा 90 10वें राउंड तक आते आते आप देखिएगा पलटेगा चुनाव। 9 साल 100 हमारे कार्य हमारे कार्यकर्ता साथी हमको टेलीफोन करके कह रहे हैं, जिन एरियाज में हम गए थे, अभी मुझे जुलाना से किसी का टेलीफोन आया था, कह रहे थे साहब ऐसा हो ही नहीं सकता है, और विनेश जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। धरातली ही वो है, भटकल से आया था, इसी तरीका बहादुरगढ़ से आया था, मतलब लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, कार्यकर्ता हमारा विचलित है, कह रहा नहीं ये हो नहीं सकता। भटकल में भी आपके लिए एक, क्योंकि आप खुद शायद भटकल भी गए थे प्रचार के लिए, वहां भी एक खबर ये आ रही है कि विजय प्रताप पीछे चल रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो वहां के कार्यकर्ता, इंडिपेंडेंट तरीके के कार्यकर्ता जी, जो लोग केवल हमसे मिलने के लिए आए थे, वो लोग भी कह रहे हैं नहीं साहब ये नहीं हो सकता है, लोगों ने वोट जो है कांग्रेस को दिया है। रावत जी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था कि 9 साल 118 दिन बीजेपी ने समझा कि उसके खिलाफ सत्ता की लहर चल रही है इस वक्त, तो उसने चेहरा भी बदला, सैनी साहब की एंट्री करवाई, उसके बाद किसान, जवान, पहलवान, आपने तमाम मुद्दों को उठाया, मंच पर एकजुटता दिखाई, उसके बावजूद बीजेपी अगर 50 के आंकड़े को रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी नहीं है कांग्रेस के लिए?
तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर आप विचार करिए, जिन मुद्दों को हमने टच किया है, जिन पर हम बात कर रहे थे, लोग वहां वोट कर रहे थे, ये मुद्दे कभी हार सकते हैं? ये देश के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं। लोगों को कांग्रेस को जीतना होगा और जीतेगी कांग्रेस। आप जरा सा देखिएगा। और फिर सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति भाजपा की यह है कि 9 साल जिसको चीफ मिनिस्टर बना करके रखा, अंत में आपने उसको खटारा समझ लिया। नहीं तो यदि यही कॉन्फिडेंस जो आज भाजपा के प्रवक्तागण दिखा रहे हैं, यह कॉन्फिडेंस था तो मनोहर लाल जी ने क्या बिगाड़ा था? एक अच्छे आदमी है, क्या बिगाड़ा था? क्यों बदला आपने? लेकिन वो दाव तो सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का अभी तक। नहीं, देखिए आप जरा रखिए धैर्य। रावत जी, एक खबर और मैं आपको बता दूं, विनेश फोगाट अभी भी पीछे चल रही हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास कार्यकर्ता साथी का टेलीफोन आया था, कह रहे थे ये नहीं हो रहा है और जीतेगी, और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। 10,000। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक माने जाते हैं। मैं नेता इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप अपने आप को नेता मानते नहीं, आप हमेशा कहते हो कि मैं कार्यकर्ता हूं। लेकिन एक बात, मैं तो आपका भी कार्यकर्ता हूं। रावत जी, क्योंकि चुनाव को जिस तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा के भीतर लड़ा, और जम्मू कश्मीर की बात करूं, वहां पर बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में जितना आपने सोचा नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां 52 सीटों पर दिखाई दे रही है। यहां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको ये लगता था कि हम 45-46 के करीब आ जाएंगे जी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से वोट किया है, और मेरी समझ से जम्मू कश्मीर की जनता ने ये सोचा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का दुरुपयोग हो सकता है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भी वोट किया है। तो वो जो जम्मू कश्मीर के भीतर 370 वाला मुद्दा था, आपको लगता है उसका असर दिखाई दिया है? अरे आइए रावत जी, 370 वाला मुद्दा कहीं हावी दिखाई दिया जम्मू कश्मीर में? अब मैं निकल जाता हूं। हरीश रावत जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? लग रहा है कि संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन आप हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो कह रहे हैं कि आंकड़े बदलेंगे, उन्हें पूरी उम्मीद है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जहां तक हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर आश्वस्त थे, कह रहे थे कि नहीं, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हरीश रावत जी, आपकी बात टूट गई थी। मेरा सवाल यह था कि 370 का इफेक्ट दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में नतीजों में? कुछ नहीं, लोगों ने सीधे सीधे शांति, पारस्परिक सौहार्द और विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता के सम्मान के लिए वोट दिया है। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहीं सेंटर उसका दुरुपयोग न करे, उस संभावना को नकारने के लिए भी हमारी उम्मीद से ज्यादा बहुमत जम्मू कश्मीर की जनता हमको देने जा रही है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक रेखा होती है रावत जी, और ये बात आप भी बहुत बाखूबी जानते हैं। क्या हरियाणा में यही हुआ? जी, हरियाणा में मैं उस लक्ष्मण रेखा को छूना चाहूंगा यदि मुझसे कोई कहे ओवर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मैंने जो जानकारियां इकट्ठा की थी और जो मैं गया था वहां, जो लगा था, और मैं एक बात मानता हूं, जनता एक बार ठगी जा सकती है, 2 बार ठगी जा सकती है, 3 बार ठगी जा सकती है। भाजपा वाले कितनी बार ठगेंगे लोगों को? आखिर जो ऐसे महाठग भी पकड़े गए हैं, तो भाजपा जो राजनीतिक ठग है ये भी पकड़ में आ गई है। हरियाणा की जनता ने पकड़ लिया है और ठग को बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। मैं जानता हूं आप एक काबिल वक्ता भी है, क्योंकि इसका उत्तर मैं भी जानता हूं आप क्या देने वाले, क्योंकि आपकी पीठ पर तो कई आप ही के गद्दारों ने खंजर घोंपा है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जो हरियाणा की स्थिति है, अगर वो नतीजों में तब्दील होती है तो क्या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है? नहीं, लोग इतिहास से सबक लेते हैं। मैं जानता हूं कि हमने क्या भुगता है, लेकिन लोगों ने उसको देखा भी है कि आपस की खटर पटर और धोखे से हम कार्यकर्ता की सारी मेहनत को गवा देते हैं। इसलिए हरियाणा के कार्यकर्ता भी और हरियाणा के नेता भी
और उसका मेहनत को नहीं गंवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे लीडरशिप ने माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब ने एक पॉजिटिव एजेंडा रखा है, एक ऐसा नैरेटिव बनाया है जो हरियाणा की जनता के मनोभावना का नैरेटिव है। वो नैरेटिव कभी नहीं हार सकता। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कि अब बहुत कम लोग इस वक्त जानते होंगे और देश के भीतर इस वक्त आपको सुन भी रहे हैं, इस चुनाव के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, वो महज एक सीट का चुनाव है, लेकिन उसका पूरे देश में मैसेज जाना है और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैं जनता को बताना चाहूंगा इस चुनाव के बाद केदारनाथ का उपचुनाव होना है और हरीश रावत जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी केदारनाथ को लेकर है। यही सवाल मैं इसलिए आपसे पूछने जा रहा हूं क्योंकि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, क्योंकि एक माहौल और नैरेटिव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और केदारनाथ प्रयाग आप भूल गए, केदारनाथ जीत गए, प्रयाग आप भूल गए जी। अयोध्या, प्रयागराज और उसके बाद श्री बद्रीनाथ जी, तो आपने स्वयं पूरा कर दिया और भगवान शिव शंभू तो इनसे कभी दूर रह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए केदारनाथ जी का आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, हम जीत रहे हैं। लेकिन और सरकार घबराई हुई है, इसलिए चुनाव को पीछे टालने की हर संभव कोशिश कर। लेकिन हरियाणा में अगर ये नतीजे आए तो वहां तो वो यही कहेंगे ना कि देखिए हमने तो कहा था, और केदारनाथ फिर अलग माहौल से लड़ा जाएगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लोगों ने तय कर लिया है, बदलाव लाना है, भाजपा को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कर। थैंक यू सो मच हरीश रावत जी, आपने इंडिया वॉइस को वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के दिग्गज चेहरे, जिनका कहना यह है कि ये आंकड़े बदलेंगे, लेकिन अभी तक आंकड़े आपने देखा होगा लगभग आधे घंटे से एक जैसे कमोवेश दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ा या तो 48, 49 या 50 बीजेपी का दिखाई देता है, जबकि कांग्रेस का 34, 35 और 36 तक पहुंच जाता है, और अब एक बार फिर से 34 दिखाई दे रहा है। ये अवरेल जी आप सुन रहे थे हरीश रावत जी को? मलिक साहब फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यादव जी अभी भी उम्मीद उनको दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि हम ये आंकड़ा पलटेगा, हमें उम्मीद है, लेकिन आंकड़ा अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वही है 50-34। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ। बाकी सरकार किसी की भी बने और कोई भी बने, हमारी दोनों को शुभकामनाएं हैं। दोनों ही हमारे अपने देश की पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों से किसान उम्मीद करता है कि आप उनके हक और अधिकार के लिए विचार विमर्श करेंगे। हाँ। और स्वामीनाथन आयोग को जो है लागू करेंगे। स्वच्छता का जो हम बहुत बड़ा एक जनादेश में और पूरे देश के अंदर में जो हमने संदेश दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रतन तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है? उसके तहत उस सफाई व्यवस्था को देखेंगे कहां पर, सरकारी कार्यालयों पे, सरकारी महकमों में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में और सरकारी ब्लॉकों में और तहसीलों के अंदर में एक बार दिखाइए तो सही। अशोक यादव जी, अब आधा घंटा लगभग हो गया, ये टैली जो है वो हिली नहीं इधर से उधर, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि आप नतीजों का इंतजार कीजिए, रुझानों पर मत जाइए। किसान ने, पहलवान ने और जवान ने जो वोट किया है वो बीजेपी को बिल्कुल नहीं किया है। आप रुझानों को छोड़ करके नतीजों की तरफ इंतजार कीजिए। नतीजों की तरफ इंतजार। रतन तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? रतन तिवारी जी, तिवारी जी का फोन लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया, अवरिल साहब का भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन जो चेहरे, जो बयान और जो बयानों के इतर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कल तक जो कांग्रेस इस बात को लेकर एग्जिट पोल में गदगद थी कि भाई हम आराम से चुनाव जीत रहे हैं, अब वही आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए हरियाणा में बहुत बुरी खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी 50 के आंकड़े को रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस महज 34 सीटों पर रुझानों में आगे है। और बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में है और 53 सीटों पर 53 का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी 26 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और एक अधिकांश सीटें जम्मू की आपको बता दें, और पीडीपी महज 3 सीटों पर, यानी कि महबूबा मुफ्ती का कोई कमाल दिखाई नहीं दे रहा है। और
निर्दलीय जो है वो 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं रुझानों में। कौन कहां कश्मीर में आगे और पीछे चल रहा है इस वक्त ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन यहां हरियाणा के चुनाव में एक जोर का झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी एक बार फिर से अगर ऐसा करती है तो यह करिश्मा होगा हरियाणा की सियासत में तीसरी बार सरकार बनाने का, जो अब तक नहीं रहा है। नहीं यादव जी? जी, ये करिश्मा तो होगा ही होगा अगर ऐसा होता है तो। करिश्मा तो हो रहा है, देखने के लिए मिल भी रहा है जी। जवान और पहलवान दोनों ही सरहदों पे बैठे थे। हाँ। और दोनों ने दिखाया था, पहलवान तो बैठे थे जंतर मंतर पर और किसान बैठे थे तीनों के तीनों बॉर्डरों पर। उन्होंने अपनी तरसता, अपनी मजबूरी दिखाई, लेकिन सरकार ने फिर भी नहीं सुनी। और एक तरफ सरकार बनने जा रही है तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि किन लोगों ने वोट किए है। अगर उन लोगों ने वोट किए तो फिर आपने जो है ये धरना प्रदर्शन क्यों किया था, और धरना प्रदर्शन आपने किया और वाकई में आप त्रस्त हैं तो फिर सरकार क्यों बनने जा रही है। तो ये चंद्रभूषण जी भी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रभूषण जी सर, आज तो खुश हो जाइए आप। तिलक जी, खुश होने की तो बात ही है। उम्मीद नहीं थी ना ईमानदारी से। नहीं, देखिए, पर मैं एक दिन और डिबेट पे बैठा था 2 दिन पहले, और मैंने यही, हमारे कांग्रेस के मित्र भी थे, आम आदमी पार्टी से भी थे, सभी लोग थे, तो मैंने यही कहा था कि 8 तारीख का इंतजार कीजिए और बाद में ईवीएम का रोना मत रोइएगा। ये मत बताइएगा कि ये सब मोदी जी की मीडिया आज जो बोल रही है कल मीडिया बदल गई, मीडिया ने इस तरह का प्रचार फैलाया था कि कांग्रेस जीत रही है और ईवीएम का ये सब। मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी, 3 दिन पहले अपने चैनल पे बैठा था और हमारे भूपेंद्र जी थे लगता है, तो मैंने ये बात कही थी कि आप लोग ये बात 8 तारीख को मत बोलिएगा, ईवीएम का खेला हो गया, गोदी मीडिया। ये डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई प्रशासन दबाव में है, डाटा अपडेट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन डाटा अपडेट नहीं कर रहा और जानबूझकर रुझानों में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि हरियाणा के रुझानों में बीजेपी के दबाव में है प्रशासन, जयराम रमेश कह रहे हैं। और हरियाणा में कांग्रेस तो गई, अनिल विजय कह रहे हैं कि मुझे मौका मिला, सीएम बनूंगा तो स्वीकार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। चंद्रभूषण जी अपनी बात पूरी करिए। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए सर। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि उस दिन भी ये बात हुई थी और कहा गया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो मेरा ये कहना है कि उस चीज को ना देखते हुए जनता द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको हमें मानना चाहिए। और जनता नहीं, ये जयराम रमेश कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है वेबसाइट जो है उस पर डाटा अपडेट नहीं कर रहा है। अरे भाई, प्रशासन दबाव में है। प्रशासन क्यों दबाव में होगा? प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से गिनतियां चल रही हैं, गिनतियां हो रही हैं, उसके बाद अपडेट कर रहा है डाटा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब डाटा उनके पक्ष में कश्मीर में अपडेट नहीं हो रहा है क्या? यहाँ अपडेट दूसरा हो रहा है क्या? हरियाणा में दूसरी तरह से डाटा अपडेट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में दूसरी तरह से अपडेट किया जा रहा है। हाँ। दोनों बातों को मानना। यादव जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए जी, डाटा के ऊपर तो बात यह है बड़ी सीधी सीधी सी कि डाटा शायद इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि हो सकता है आप जो विपक्ष है आपका उसकी गिनतियां बढ़ रही हों। नहीं, चंद्रभूषण जी वही तो कह रहे हैं कि फिर ये जम्मू कश्मीर में डाटा कैसे अपडेट हो रहा है? डाटा वहां अपडेट इसलिए हो रहा है कि हो सकता है वहां मस्जिदों की अदला बदली ना हुई हो। आप लोग मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी है। नहीं, चिट ये तो वही बात होगी ना, चिट में पट वाली बात ना, बात तो सच्चाई है। देखो कि बार बार हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, आपको हरियाणा में चुनाव हो रहा है, कश्मीर में चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश बार बार यहाँ मार लिया आपको खींच के। हाँ। तो पिछली बार जो अदला बदली ज्यादा हुई पेटीन की, अब वो कौन लोग कर रहे हैं, किन लोगों ने करी, लेकिन ऐसे बहुत सारी विजुअल, ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ्स, वीडियो दुनिया भर की जो वायरल हुई और वहां पर जो संबंधित जितने भी पार्टी के कार्यकर्तागण थे वहां मौके पर पहुंचे, 3, 4, 5 पार्टी जितनी भी चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, सभी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बड़ी मुस्तैदी के साथ में कर रहे हैं वहां पे जो है। चंद्रभूषण जी क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन फिर भी अदला बदली हुई। देखिए, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं और पहले भी चैनल पर देख ही रहा था। देखिए, कांग्रेस हो या कोई विपक्ष का नेता,
इन नहीं, लोगों विपक्ष को नहीं है, किसान नेता है साहब, विपक्ष नहीं है। मैं यादव जी को सुन रहा था। यादव जी काफी देर से चैनल पर हैं और मैं अच्छा लगता है, किसान नेता है और किसानों की बात करनी चाहिए, हम लोग भी किसान ही हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत को ये लोग क्यों पचा नहीं पा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। स्वागत करते हैं भैया, तो इनको लग रहा है यार वहां स्वागत करें, कोई बात ना, हम तो नहीं कह रहे भैया कि किसानों को कर कौन सा काम हो रहा, किसान को कौन सा काम करा जा रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं। चंद्रभूषण जी, हमें भाजपा से कोई आपत्ति ना है, कांग्रेस भी राज करेगी, भाजपा भी राज करेगी, सभी राज करने को आए हैं, राज करें, लेकिन जनता जनार्दन के लिए और किसानों के लिए ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो किसानों को मिल रही हैं? मेरा बस इतना सही सवाल है भैया, इससे ज्यादा कुछ ना है। मुझे भाजपा से दिक्कत ना है, ना मुझे कांग्रेस से दिक्कत। नहीं, ठीक बात है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत ना मानने कोई ना कोई। देखो सुनो, जब दो पहलवान अखाड़े में लड़ेंगे भैया, जब दो पहलवान अखाड़े में लड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक चिट होगा, एक पट होगा, एक जीतेगा, एक हारेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिरकार ऐसी कौन सी सामग्री, कौन सी सुविधाएं, कौन सी व्यवस्थाएं और ऐसा कौन सी व्यवस्था आपने लागू कर दी सरकार ने जो किसान बार बार वर्तमान सरकार के लिए विचार करें? देखिए, किसानों के लिए इस सरकार से ज्यादा सोचने का काम किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों की खेती का बीमाकरण हो, चाहे उनके घरौनी बनाने का काम हो, चाहे कृषि के लिए सिंचाई का काम हो, चाहे 2000 उनको किसानों को जो किसान सम्मान निधि जा रही है, सब थोड़ी देर के लिए पार्टी और भाई साहब, भैया एक बात पहले बात सुन लो भाई साहब, एक मिनट सुन लो। आपने सुनो आपने घरौनी की अभी कही है, मैं गौतम बुद्ध के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि घरौनी की जो व्यवस्था है, क्या डीएम साहब ने, गौतम बुद्ध के डीएम साहब ने और यहाँ की तीनों अथॉरिटियों ने क्या वो लागू करी है? एक बार जानकारी कर लेना भाई साहब इस बात की। नहीं, मुझे समर साहब जुड़ गए हमारे साथ, एक मिनट, समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। समर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं, नमस्कार। आपके दिग्गज हरीश रावत जी अभी थोड़ी देर पहले इंडिया वॉइस पर जुड़े थे, वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े बदलेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, मैं मान ही नहीं सकता कि ये मामला 50 तक पहुंच गया बीजेपी का, लेकिन रुझानों में अभी जो आंकड़ा है वो स्थिर है। पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं वो टैली अब स्टिल हो चुकी है, 48, 49, 50 बीजेपी रुझानों में चल रही है और आप 34, 35, 36 चल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वो स्लो हो चुकी है। अभी जयराम रमेश जी ने 2 मिनट पहले इसके ऊपर ट्वीट करके सभी को बताया, हम दिखा भी रहे हो, बहुत स्लो चल रही है। दूसरी बात ये कि अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रुझानों के ऊपर। रुझानों में बेशक जो है भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, रुझान किस प्रकार से आ रहे हैं ये भी हमको दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट किस प्रकार से धीरे गति चल रही है वो भी हमको दिख रहा है। पर लेकिन जब नतीजा आएंगे तो कांग्रेस पार्टी इसको बेशक जीत के सामने आएगी। तो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा में जो ये वेबसाइट जो है ये जम्मू कश्मीर में ओके चल रहा मामला समीर साहब? हरियाणा के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स उस पर आ रहे हैं वो स्लो आ रहे हैं, ये बोल। अच्छा, मतलब जम्मू कश्मीर वाला ओके चल रहा है मामला? स्टिल है, वो स्टिल है ना। आप देखिए, आप पिछली बार जो अपडेट हुआ था कब हुआ था, देखिए जरा उसको। हाँ। अपडेशन के टाइम उस पर लिखा होगा, आप देखेंगे उसको तो आपको पता चलेगा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आंकड़े कुछ और है, दिखाए कुछ और जा रहे हैं? जी, आंकड़े कुछ भी हो लेकिन दिखाए नहीं जा रहे, पहली बात ये। अच्छा, आंकड़े कुछ और दिखाए नहीं जा रहे, ठीक। और जो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे थे वो तो अभी कौन सा नतीजा आ गया है? अभी नतीजा आ जाएगा। ये रुझानों तो हम लोग बात कर रहे थे, रुझानों के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो कि कोई मान नहीं सकता कि वो हार रहे हैं, मतलब जो पीछे मतलब हार रहे हैं उनको हारा हुआ है या फिर वो उनको जो पीछे ट्रेलिंग दिखाया जा रहा है। तो ये अभी रुझान है, वही कह रहा हूँ कि जो चर्चा कर रहे हैं वो रुझानों पे कर रहे हैं, हम नतीजों पे चर्चा। चंद्रभूषण जी वो कह रहे हैं कि ये रुझान है, ये रुझान है, नतीजे नहीं है। चंद्रभूषण जी, आवाज आ रही मेरी? चंद्रभूषण जी सर, आज तो नेटवर्क ओके रखो सर, आज आपके नेटवर्क की बहुत जरूरत है। नहीं ठीक है, अब हो गया। समर साहब कह रहे हैं कि नतीजे कुछ और हैं, रुझान कुछ और हैं, कह रहे हैं इंतजार करो, नतीजे कुछ और दिखाई देंगे। देखिए, हम लोग भी जब से आप लोग इलेक्शन वोटिंग पड़ी हुई थी उसके बाद हम लोग इंतजार ही कर रहे थे, ठीक है। आज उत्साह हमने कभी नहीं दिखाया, न आज ही उत्साह दिखा रहे हैं। अभी जो कुछ भी रुझान आ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर दिखाई दे रहा है और जो दिख रहा है आप लोग बता रहे हो, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं।
हम ये देखिए, कांग्रेस का अति उत्साह है, अति, जिसको मेहनत कोई ना करनी पड़े और हमको रिजल्ट मिल जाए, आपसी लड़ाई झगड़ा चलता रहे, हमको रिजल्ट मिल जाए, तो इस तरह से चुनाव नहीं जीते जाते। देखिए, हर चुनाव में, ये राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कांग्रेस अपनी तरफ कभी ये नहीं देखती है कि वो अपने झगड़े, परिवार के झगड़े में फंसे हुए हैं कि किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका भी डिक्लेरेशन नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जनता कुछ ना कुछ अच्छा फैसला करती है। और आज हरियाणा के जो रिजल्ट, रुझान इस समय जो दिखाई दे रहा है, वो उसी का नतीजा है। ठीक है, तो हम में जो एकता है, जो काम करने की क्षमता है, उसके अनुसार वो दिख रहा है। समीर साहब, उसका क्या करें? ये आंकड़ा जो 50 पहुंच गया 49 से रुझानों में, अब वो जो लड्डू बनवाए थे उस ऑर्डर का क्या करें चंद्रभूषण जी? चंद्रभूषण जी, वो जो कांग्रेसी ने लड्डू बनवाए थे हरियाणा चुनाव के लिए, उसका क्या होगा? अरे, बजरंग बली का दिन है, बजरंग बली को प्रसाद चढ़ा के लड्डू सबके बीच में बांटे जाने चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी चीज का सबके लिए सेवन करना चाहिए। ये खुशी तो एक दूसरे को, उनको भी खुशी है, हमको भी खुशी है। मैं पूछूं समीर साहब, वो ये कह रहे हैं जो लड्डू बनाए हैं वो जो है गरीबों में बांट दीजिएगा बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में। पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप जो है उन 50 सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे है, और आप देखेंगे ये पहले 3 घंटों के अंदर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20, 22, 18 पे घूम रही थी और कांग्रेस जो 65 पे थी। तो ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये रुझान है। पहले जो कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता चुनाव का, और ये कोई नतीजे नहीं है। लड्डू जो है वो बिल्कुल आप लोगों को खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी खिलाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं को खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खिलाएंगे, जनता को भी खिलाएंगे। अब लड्डू की चिंता आप ना करें, आप बस इतना देखिए कि अभी जो रुझान है, रुझान को नतीजों में तब्दील होने दीजिए। 1,40,000 वोटों में से 20,000 वोटों की जो है गिनती यहाँ पर अभी हुई है, तो बहुत सारी जो है नहीं, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं। समीर साहब, आप पूरी तैयारी कर चुके थे, ये तो बात हकीकत है ना, लेकिन जो अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल तस्वीर उसके विपरीत है। मैं ये कह रहा हूं देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको विपरीत नहीं मान रही है, पता नहीं कहां से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि विपरीत ट्रेंड है। ये ट्रेंड बदलते रहते हैं, जब तक नतीजा नहीं आता है तब तक ट्रेंड बदलते रहते हैं। सर, ये तब होता है जब रुझान एग्जिट पोल और इसके उत्तर में उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब बैलेट्स और उसके बाद अब ईवीएम जो खुल रही है, रुझान अब स्थिर हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे बार बार। अभी जो 20 राउंड की काउंटिंग टोटल होनी है, इसमें से कहीं कहीं पर 10 या 9-10 की काउंटिंग पहुंची, मतलब मोस्टली जहां तक मुझे जानकारी है। हाँ। तो अभी 50% से 60% जो है वोट्स की काउंटिंग बाकी है। तो अभी एकदम से कुछ भी कहना कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। आप देखिए, बिल्कुल जब भी रिजल्ट, और अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है? जनता के जनादेश को मानना सभी राजनीतिक दलों का कार्य है, उसको हम वहां पर जाके जनता सवाल थोड़ी ना करेंगे। हम तो इस चीज को सिरोधार्य करेंगे कि हाँ, इन्होंने हमको जिस प्रकार से हमने कार्य करा। चंद्रभूषण जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। चंद्रभूषण जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए तिलक जी, अभी ये जो रुझान है ये लगभग 60 सीटों तक जाएंगे, 60 से 65 के बीच में। आप देखिए, जैसे जैसे अभी 1.5 घंटे, 12 बजा है, 12 बजने के 2 बजे के बीच में यही रुझान आपको 60-65 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। अच्छा, 60 पहुंच जाएंगे आप? हाँ, आप देखिएगा कि अभी 2 घंटे में आपको और नतीजे परिवर्तन नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या, कौन सा चमत्कार हो गया कि पिछली बार आप 40 पे थे, अब 50 पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है और दावा आप 60 का कर रहे हैं? ऐसा कौन सा चमत्कार किया? वो 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री अट गए, क्या वो वाला चमत्कार हुआ? तिलक जी, मैं पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस ने जो प्रोपोगंडा फैलाया, जो कांग्रेस प्रोपोगंडा फैलाकर राहुल गांधी जी चुनाव जीतने का और चुनाव की हवा बनाने का दावा करते थे, वो जमीनी स्तर पर कुछ और था। हाँ। ये कांग्रेस के नेता और उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि हवा का गुब्बारा जो बना रहे हो, वो हवा का गुब्बारा बनाओ, जनता वोट देगी। लेकिन जनता अपना जब वोट दे रही थी तो वो कुछ और ही सोच रही थी। उसको माननीय मोदी जी का नेतृत्व दिखाई दे रहा था, मोदी जी की विदेश शक्ति दिखाई दे रही थी, मोदी जी का अनुशासन दिखाई दे रहा था,
तो जनता ने जब वोट डाला तो वो कांग्रेस के राहुल गांधी नहीं और उनके आपसी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही थी, वो देश की मजबूती को देख रहे थे। और दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा हमेशा निर्णायक भूमिका में रहता है, वो हमेशा उस पार्टी के साथ रहता है जो देश के साथ खड़ी हुई पार्टी होती है, जो देश के लिए हित के लिए पार्टी होती है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा था जो हवा गुब्बारा बनाया जा रहा है वो इस तरह फूटेगा, हमें पता था ये इसी तरह फूटेगा। सबसे अधिक जो युवा है जो फौज में जाते हैं वो हरियाणा से आते हैं। शायद उनको आपकी अग्निपथ स्कीम अच्छी लगी, शायद वहाँ की जो महिलाएं थी और वहाँ की जो पहलवान हमारी बहनें और बेटियां थी उनके साथ में जो आपने अत्याचार करा, आपके नेताओं ने अत्याचार करा, उनके साथ में यौन शोषण करा, वो आप शायद वहाँ के लोगों को क्या काम करा आप हरियाणा में। किसान खुश नहीं है, बुजुर्ग खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, बेरोजगार खुश नहीं है, हमारे फौज की तैयारी करने वाले जो गांव के युवा है जो एक आर्मी की नौकरी को, एक फौज की नौकरी को नौकरी के साथ में देशभक्ति मैं वही कह रहा हूँ समय साहब, समझता है आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं तिलक जी की इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। कल जो है नायब सिंह सैनी आके कहते हैं कि हमने जो सर ओवर कॉन्फिडेंस तो आपका दिखाई दे रहा था। ट्रेंड मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए कि ट्रेंड कुछ भी हो लेकिन हमने चुनाव जीतने की सारी तैयारी कर रखी है। मतलब जनता कुछ और बोल रही है और जो वहाँ के आपके आंकड़े हैं जो आपके एग्जिट पोल से वो कुछ अलग बोल रहे हैं और आप आखिरी में रात को कुछ बयान आ रहे हैं, बयान दिखाना चाहूंगा। लगातार नॉन स्टॉप ये कवरेज जारी है, कुछ बयान है, प्लीज जरा प्ले करिएगा उन बयानों को। आ रहे हैं आपके पास लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए, कुछ बयान है, प्लीज जरा उन बयानों को प्ले करिए। हरियाणा तो काफी 6 महीने पहले से पता था कि इट विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि वहां बहुत ही नाकस सरकार भाजपा ने चलाई दिल्ली से हरियाणा तक। और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस 10 साल के पीरियड में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी। इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस इलेक्शन में, पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मतदान है उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा और आज काउंटिंग का दिन है, अभी शुरू होने वाला है, तो मैं पूरे उम्मीद हूँ इंशाल्लाह जीत हमारी। हमने लगातार मेहनत करी है, जनता के बीच में गए और मुझे पूरा विश्वास है हमारी मेहनत रंग भी लाएगी। जनता का विश्वास चौधरी अभय सिंह जी के प्रति बना रहेगा और अभी काउंटिंग चल रही है, बस वहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ जी, देखो मेहनत है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ मेहनत रंग भी लेके आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेहनत है ये सफलता भी लेके आएगी। देखिए जी, ये तो हमारा स्टैंड हमेशा से इस पे बड़ा क्लियर है, हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नाम जाते। बाकी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे उस आप भी देखते रहिएगा, मैं भी देखता रहूंगा। अभी तो घंटा 2 घंटे निकलने दीजिए, लेकिन लगता है कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हरियाणा के अंदर भी जो तो ये बयानों के भीतर लगातार हमारे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। नॉनस्टॉप इंडिया वॉइस पर यह महाकवरेज जारी है चुनावी दंगल को लेकर, किसका मंगल होगा, क्योंकि आज मंगल का दिन है और मंगल में आज बहुत कुछ सियासी संदेश छिपा है। इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद, पार्टी के दिग्गज चेहरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद चावला जी। रावत जी कैसे हैं आप? एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं। रावत जी, आज चेहरे पर चमक कुछ और दिखाई दे रही है, हरियाणा के नतीजे सामने आपके स्क्रीन पर चल रहे होंगे, उम्मीद थी आपको? अब देख, रुझान में अभी फिलहाल सरकार बन रही है। बिल्कुल, हमको पूरा विश्वास था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जिस तरह से कुछ लोग वहां पर एक योजनाबद्ध तरीके से और एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, कास्टिज्म की राजनीति कर रहे थे, वहां की जनता ने विकास को देखा है, विकास को प्राथमिकता दी है और आज हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनने जा रही है। ये जो ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे आप बोलते ईमानदारी से, बेबाकी से बोलते हैं, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात, ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार आपके पास 40 सीटें थी
और अब ये 50 के आसपास आंकड़ा जा रहा है। उम्मीद थी आपको कि ये आंकड़ा इतना रुझानों में भी पहुंचेगा? क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए थे वो तस्वीर कुछ और थी। हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल तो आपने देखा है पिछले दिनों से थोड़ा बहुत अच्छा उनका एग्जिट पोल नहीं आ पा रहा है, न जाने कारण क्या है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से एक कास्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई, उसके कारण जो तमाम लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें जातिवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, और जो समग्र में विचार करती है, संपूर्णता में विचार करती है, सबका विचार करती है। और इसलिए वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। ये बात सच है कि पहले लगता था कि क्या हम स्पष्ट बहुमत ले पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने बहुत ही सोच समझ करके और बड़ा निर्णय लेने की कोशिश की, और उसका परिणाम है कि वहाँ पर खुद भी हरियाणा में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है आपको कि क्यों ये सब जवान पहलवान किसान ये तमाम नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ सेट कर रही थी कांग्रेस? वहां की जनता ने नकार दिया। उन्होंने देख लिया कि पहलवान इस्तेमाल हो रहे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, जो उचित नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में किसानों के लिए जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे किसानों की सॉइल टेस्टिंग का मामला होगा, उनके लिए सम्मान निधि का सवाल होगा, या फिर उनके लिए लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट की बात होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होगी, किसानों ने इस चीज़ को समझा है। और क्योंकि गांव और किसान और शहर ये सब इंटरकनेक्टेड हैं, अगर इन तीनों में समृद्धि आती है तो निश्चित रूप से स्टेट में समृद्धि आती है। और स्टेट की समृद्धि के लिए हरियाणा, जिसको हरित प्रदेश के रूप में भी कहा जाता है, उसकी समृद्धि के लिए वहां की जनता ने ये निर्णय लिया है। एक खबर और आ रही, विनेश फोगाट भी पीछे चल रही है इस वक्त। हाँ, अब वो खिलाड़ी हैं पर राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है। अच्छा, एक बात रावत जी समझना चाहेंगे आपसे, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में जो आपको उम्मीद थी, स्थिति कुछ और दिखाई दे रही है, वो भी 370 के ठीक बाद। नहीं, देखिए, जम्मू का जो ताना बाना है या जो हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अभी वो भाजपा के अनुकूल नहीं है। अभी हमको जो कश्मीर वैली है, वहाँ की जो मतदाता हैं, उनको हमको समझाना पड़ेगा कि देश हित क्या है, देश के हित में कौन सी पार्टी है, उसी में आपका हित भी समाहित है। ये हम उनको आगे चल करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप समझा नहीं पाए, अगर जिस वैली का जिक्र आप कर रहे हैं, और जम्मू में कुछ और तस्वीर, कश्मीर में कुछ और तस्वीर? देखिए, ये लगभग 45-50 साल का पुराना कैंसर है, और इस कैंसर टाइम मांग रहा है। अभी जो नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है, वहाँ की एकता को हुआ है, वहाँ पर एक विशेष वर्ग को जिस तरह से टारगेट किया गया कश्मीर वैली में, और जिस तरह से आतंकवादियों का वहाँ पर सहारा लिया है, उनको प्रश्रय दिया है कुछ राजनीतिक दलों ने, अभी उनको समझाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आने वाले समय में परिवर्तन होगा। नहीं तो जनादेश का एक संदेश भी तो जाएगा, और खास तौर पर मैं देश की सरहद के बाहर की बात कर रहा हूं। देखिए, अभी जो कश्मीर वैली है, उसको अभी जो पीछे से जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उन हाथों को हमको कमजोर करना होगा। कौन है वो? वो देश से बाहर के हाथ हैं,
उन हाथों को तोड़ने का हमको तैयारी करनी तो पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का आप ये जिक्र कर रहे हैं? नहीं, जो भी है, जो भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनका जो सहयोग ले रहे हैं वो सभी हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है और पार्टी में कुछ व्यक्ति अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं, कुछ व्यक्ति उनके लेकिन जिस जनादेश और क्योंकि 370 के ठीक बाद ये चुनाव हुआ है, ऐसी स्थिति में जी देखिए 370 ने आज जम्मू कश्मीर राज्य को देश की मुख्य धारा में जोड़ दिया है। वहां जो लोग अभी धारा के विपरीत चल रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी की या तो दबाव में है और उस दबाव को हमको कम करना होगा, उस दबाव को दूर करना होगा। और आने वाले समय में हमारे पास मजबूत नेतृत्व है दिल्ली में, ये मजबूत नेतृत्व उसको ठीक कर देगा। एक बात और लाइव में कमेंट भी आया, वो कह रहे हैं कि रावत जी पहले तो मैं जो सवाल भी कर रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं रावत जी बहुत बहुत बधाई हो, आप हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब हुए, लेकिन इन नतीजों से एक बात साफ होती है कि आपके साथ जो रहा वो खत्म हो गया, जैसे कि जेजेपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी। जी देखिए, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने स्पष्ट बहुमत दिया है, तो फिर कोई भी सरकार जब मजबूत सरकार होगी वो मजबूत तरीके से फैसला ले सकती है। अगर सरकार को प्रबल समर्थन नहीं रहता है तो निर्णय लेने में कई बार तमाम तरह के दबाव भी होते हैं, हिचकिचाहट भी होती है। एक संदेश जो इस चुनाव के नतीजों के बाद देश के भीतर जाएगा, उसका क्या असर आपको दिखाई देता है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र, झारखंड भी एक ऐसा मुश्किल चुनाव है जहां पर सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के भीतर, वहां क्या असर दिखाई देगा? देखिए महाराष्ट्र और भाजपा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं एक चुनाव में रहा हूं और झारखंड का मैं प्रभारी रहा हूं। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र में वैसे तो हम पहले ही जीतने वाले थे, लेकिन अब हमारी जो जीत होगी वो और बढ़कर होगी और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उत्साह है वो बढ़ेगा और कार्यकर्ता एकजुट होकर के और इन दोनों सरकारों को बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अब आपके सामने खड़ी है उत्तराखंड के भीतर, क्योंकि आप के नेता मंचों से कह रहे थे कि अयोध्या हारे और फिर उसके बाद हम बद्रीनाथ हारे, केदारनाथ मत हारना। नहीं, हमारे नेता तो ऐसा नहीं कह रहे थे, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ हमारे पास पहले भी नहीं थी, तो इस ढंग से उसको जबरदस्ती जोड़ना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। नहीं, ये तो बात आपके सामने शायद मंच पर ही हुई थी, विजय बोगना जी ने कही थी मंच से कि केदारनाथ मत हारना। ऐसा नहीं, देखिए कई बार हो सकता है मेरे ध्यान से हमारे सामने किसी ने ये बात नहीं बोली है, लेकिन कई बार विस्मृति हो जाती है। वो किसी को भी हो सकती है, वो हमको भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। अच्छा, ये आपको क्या लगता है आंकड़ा कहां रुकेगा? क्योंकि 50 पर स्थिर हो गया मामला हरियाणा में। 50 बहुत है, बहुत है, एक आध और बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ेगी। अच्छा रावत जी, चलते चलते क्योंकि आपका कोई चाहने वाला वो कह रहे हैं कि गणेश जोशी को लेकर 2 शब्द बोल दीजिए रावत जी। आज 24 घंटे की मोहलत खत्म हो गई, 8 तारीख खत्म हो गई गणेश जोशी को लेकर जो कोर्ट ने कहा था। अब देखिए, वो तो सरकार का काम है, सरकार उसको देख रही है, और गणेश तो उनकी तो पूजा होती है, उनके बगैर तो कोई काम ही शुरू नहीं होता, तो विघ्नेश हैं। सरकार उनके बारे में विचार करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के दिग्गज, मौजूदा सांसद हरिद्वार से और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जिनका कहना यह है कि ये संदेश सीधे तौर पर सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा संदेश होगा। हरियाणा में उम्मीद से ज्यादा बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और बयान भी हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, और सीधा लगातार ये बड़े मेहमान आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा दिखाई देंगे। कुछ और बयान है, प्लीज उन बयानों को प्ले करिए। अभी बहुत जल्दी पलटेगी।
और तस्वीर पलटते हुए देर नहीं लगेगी। हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था, 12 बजे से अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूं, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए अभी और उसमें हम आगे हैं। रुझान है वो साफ दिख रहा है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। कांग्रेस बहुत जिलेबी खा रही थी सुबह सुबह, अब बीजेपी के लोग खुशी के लड्डू बीजेपी के लोगों के हाथ लगेगा।